प्यारे बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल ओशियन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप एक टेस्ट के रूप में दे सकते हैं। तो अच्छे से देखते चलिएगा प्रश्नों के बारे में और उसके व्याख्या भी सुनते चलिएगा। और ये भी आप चेक कर सकते हैं कि आपको कितने प्रश्न इसमें से आ रहे हैं और काफ़ी सिलेक्टेड होंगे। तो प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है, विजय घाट किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है? तो जो विजय घाट है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो जो विजय घाट है ये दिल्ली में, कहाँ पे है? ये दिल्ली में है। और किसके लिए है? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का एक स्मारक है। लाल बहादुर शास्त्री जी का क्या है ये? लाल बहादुर शास्त्री जी का क्या है? ये स्मारक है और ये दिल्ली में बनाया गया है। लाल बहादुर शास्त्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री प्यारे बच्चों ये क्या थे? हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं और ये पूर्व प्रधानमंत्री और जो दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ये पूछा जाए कि भारत का नेतृत्व पाकिस्तान के खिलाफ 1965 में किसने किया था? तो भारत का नेतृत्व पाकिस्तान के खिलाफ लाल बहादुर शास्त्री जी ने ही किया था। लाल बहादुर शास्त्री कौन थे? हमारे दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री थे। इनके बारे में और जान लीजिए। एक प्रश्न बहुत बढ़िया पूछा जाता है कि भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु जो है भारत के बाहर हुई है? तो जिनकी मृत्यु भारत के बाहर हुई, ये आपके कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी ही थे, जिनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 को 11 जनवरी 1966 को उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हुआ। किसका हुआ? लाल बहादुर शास्त्री जी का, जो कि विजय घाट इन्हीं से संबंधित है। प्यारे बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, ध्यान से देखते चलिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शीत रक्त वाला जंतु है? शीत रक्त मतलब क्या होता है? शीत रक्त मतलब ये आप समझ सकते हैं कि ठंडे रक्त वाला कौन सा जंतु है। तो आप सबसे पहले जान लीजिएगा, ऐसे जंतु जो शीत रक्त होता है उनका, वो जंतु ऐसे होते हैं जो अपने शरीर के आंतरिक ताप को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। इनमें अगर अधिक ताप हो गया तो ये जिंदा भी नहीं रहते हैं। इनके अंतर्गत जैसे सरसरीप हो गए, ठीक है, मछलियाँ हो गई, उभयचर हो गए, मछली हो गई, उभयचर हो गए, कीड़े हो गए, ये सब जो होते हैं, उभयचर हो गए, कीड़े हो गए, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? शीत रक्त वाले में आते हैं। इतनी बात समझ में आई? ये सब शीत रक्त वाले में आते हैं। आगे अगला प्रश्न होगा। अगला क्या प्रश्न होगा इसके बारे में और जान लीजिएगा। तो इसमें आएगा कौन? इसमें आपका आएगा छिपकली, क्योंकि छिपकली आपकी शीत रक्त वाला है। ये अपने शरीर के आंतरिक ताप को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अधिक तापमान हो गया तो जिंदा भी नहीं रहेंगे, इसीलिए इन्हें शीत रक्त वाला कहा जाता है। और दूसरा इसमें बनेगा कि गर्म रक्त वाले कौन होते हैं? गर्म रक्त वाले कौन होते हैं? गर्म रक्त वाले जो होते हैं वो अपने ताप को नियंत्रित कर सकते हैं, अपने ताप को नियंत्रित कर सकते। जैसे बिल्ली हो गया, कुत्ते हो गए, मनुष्य हो गए, हाथी हो गया, जिराफ हो गया, घोड़ा हो गया, ये सब गर्म रक्त वाले हैं। मनुष्य हो गया, गर्म रक्त वाले हैं। ये अपने शरीर के आंतरिक ताप को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। अधिक ताप हो गया तब भी ये जिंदा रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब क्या होगा? छिपकली होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ध्यान से सुनिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी नामक रोग होता है? प्यारे बच्चों, विटामिन ए के कारण। विटामिन ए के कारण रतौंधी रोग होता है, सबको पता है। एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है, ऐसा कौन सा विटामिन है जो वसा में घुलनशील है? ऐसा कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है? तो प्यारे बच्चों, इसके लिए एक ट्रिक बता दे रहे हैं। एक ट्रिक क्या है? कीड़ा। अगर हम कीड़ा की बात करेंगे तो ये वसा में घुल जाएगा, ये वसा में घुल जाएगा। यानी विटामिन ए डी ई के, कीड़ा, के ई डी ए, विटामिन ए डी ई के जो है ये वसा में घुलनशील है। बचे दो विटामिन आपके बी और सी, ये जल में घुलनशील है। इतनी बात समझिएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? चलिए इस प्रश्न को पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा आप लोग। बहुत ही अच्छा सवाल है, आप लोग पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? जैसे आपका राखी गढ़ी कहाँ है? पंजाब में है, कि लोथल गुजरात में है, कालीबंगम राजस्थान में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में? तो आपको इसको जानकारी के लिए आपको बताना है ये कहाँ सा सही है। तो देखिएगा, इसमें जो होगा गलत पूछा गया, इसलिए मुझे सही वाला पहले अलग कर लेना है। तो आप जानकारी के लिए जान लीजिए, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, कालीबंगम राजस्थान में, लोथल गुजरात में है। इसका मतलब आपका इसमें सही जवाब कौन होगा? राखी गढ़ी पंजाब। ये गलत है। राखी गढ़ी जो है हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में है। हरियाणा के हिसार ज़िले में है। हरियाणा के कहाँ पे है? हिसार ज़िले में है। हरियाणा के हिसार ज़िले में, इसको जान लीजिएगा। तो ये आपका जो है दिल्ली से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। तो ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, तो आप जान लीजिएगा इसको सही सुमेलित कौन नहीं है? राखी गढ़ी पंजाब। चलिए अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, ये देख लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शराब का उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान होता है। देखिएगा इसमें एक चीज़
कि अगर क्लियर नहीं होगा तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, स्पीड कम होगी स्पीड बढ़ा लीजिएगा, एक टेस्ट के रूप में आप देते चलिए। शराब का उत्पादन डाटा की प्रक्रिया के दौरान होता है। प्यारे बच्चों, इतना महत्वपूर्ण प्रश्न ये कि जो शराब का उत्पादन हो किसके कारण होता है। शैव की चढ़ाई होती है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कि वायवीय शोषण होता है कि अवायवीय शोषण होता है। तो जानकारी के लिए आपको मैं बता दूं कि वायवीय और अगर पूछा जाए अवायवीय शोषण क्या है, ये दोनों जान लीजिए। तो एक वायवीय होता है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अगर वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में है तो वायवीय है, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अगर हो रहा है तो अनावायवीय है। तो आपका जो शराब है यह अवायवीय शोषण है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, और ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, और ये किण्वन के फलस्वरूप होता है। और जो किण्वन होता है, शराब जो होता है आपने अक्सर सुना होगा किण्वन विधि से बनता है, और किण्वन का अंतिम उत्पाद ही आपका शराब होता है। ठीक है, तो इतनी बात जान लीजिएगा। किण्वन का अंतिम उत्पाद कौन होता है? शराब होती है। और ये अवायवीय शोषण है क्योंकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता तो कौन हो जाता? अगर O2 की उपस्थिति में होगा तो वायवीय शोषण हो जाएगा। इतनी बात आप समझ चुके हैं। चलिए अगले प्रश्नों पे चलते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया जो कि आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा सभी एग्जामों के लिए। भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो चलिए बताइए, भारत में राष्ट्र जो है महिला राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो जो भारत में महिला राष्ट्रीय दिवस है प्यारे बच्चों, ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? आपने सुना होगा भारत की नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है? तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में सरोजनी नायडू को जाना जाता है। किसको? सरोजनी नायडू को जाना जाता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। आप कॉपी पेन रखे रहा करिए, लिखते भी चला करिए। सरोजनी नायडू को जो होता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्हीं की जयंती मनाई जाती है 13 फरवरी को। इसीलिए हम लोग क्या मनाते हैं, भारत में अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। जानकारी के लिए इसमें ये भी जान लीजिए, भारत में पहली महिला राज्यपाल जब पूछेगा, पहली महिला राज्यपाल पूछेगा तो सरोजनी नायडू हैं। अगर पहली महिला राज्यपाल पूछेगा तो कौन है? सरोजनी नायडू हैं। उसमें एक बात और ध्यान में रखिएगा, ये 1947 में, आज़ादी के समय 1947 में संयुक्त राज्य प्रांत की राज्यपाल बनी। संयुक्त राज्य प्रांत जो कि आजकल क्या है? यूपी है। इसी की पहली राज्यपाल ये बनी हुई हैं, और इन्हीं के जयंती के रूप में 13 फरवरी को मनाया जाता है भारत की राष्ट्रीय महिला दिवस। प्यारे बच्चों, एक मिस्टेक पॉइंट भी यहाँ होता है, एक बहुत मिस्टेक पॉइंट होता है। बहुत से बच्चे इसको जो है 8 मार्च लगा देते हैं। इसमें ऑप्शन में नहीं, फिर भी जान लीजिए 8 मार्च को क्या है। प्यारे बच्चों, एक पॉइंट यहाँ लिख लीजिएगा, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय, कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। प्यारे बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। इतनी बात को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गिरी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ उत्तर प्रदेश किस शहर में स्थापित किया गया है? चलिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका कि गिरी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया गया है? तो प्यारे बच्चों, ये जो है पूर्व राष्ट्रपति पी.वी. गिरी के नाम पर, पूर्व राष्ट्रपति पी.वी. गिरी के नाम पर 1973 में, कब? 1973 में लखनऊ में स्थापना किया गया है। पूर्व राष्ट्रपति पी.वी. गिरी, उन्हीं के नाम पर किया गया। पी.वी. गिरी, इन्हीं के नाम पर ये बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? तो आप जान लीजिए कहाँ बनाया गया है? लखनऊ में बनाया गया है। ये है क्या? ये भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद है। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश सरकार के तत्वाधान में ये कार्य करती है। तो फिर से एक बार जान लीजिए, गिरी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज ऑफ उत्तर प्रदेश किस शहर में स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है। ये 1973 में पूर्व राष्ट्रपति पी.वी. गिरी के नाम पर बनाया गया था, और ये भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में ये कार्य करता है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है आपका। अगले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, लिखा गया है यूट्रोफिकेशन यानी सुपोषण डॉट डॉट का परिणाम है। तो प्यारे बच्चों, जो यूट्रोफिकेशन होता है ये कृषि क्षेत्र और सीवेज से दूर जाने का ये परिणाम होता है। ठीक, यही होता है यूट्रोफिकेशन। अगला प्रश्न होता है, अगला प्रश्न आपका क्या है देख लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। फरवरी 2021 में मनासा जो है वाराणसी को BLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का ताज पहनाया गया। वह निम्नलिखित में से किस राज्य से थी? तो चलिए मुझे बताइएगा ये किस राज्य से थी? तो ये आपकी जो है तेलंगाना राज्य से हैं। हाल ही में भी तेलंगाना राज्य का गठन किया गया, आपको भी पता है। पूछा जाता कई बार कि तेलंगाना में कितने ज़िले हैं? 33 ज़िले हैं। तेलंगाना में कितने ज़िले हैं प्यारे बच्चों? 33 ज़िले। यहाँ के अगर मुख्यमंत्री पूछा जाए तो के चंद्रशेखर राव जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को ग्रास ऑन द ईस्ट के नाम से जाना जाता है? प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश के, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ उत्तर प्रदेश के किस शहर को ग्रास ऑन द ईस्ट के नाम से जाना जाता है, तो ये कन्नौज को। किसको जाना जाता है? कन्नौज को जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, ऐसी नदी जो केंद्रीय शिखर से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है उसे जल निकासी को क्या कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके लिए। यह ऐसी नदी जो केंद्रीय शिखर से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है, ऐसे जल निकासी प्रणाली को क्या कहा जाता है? प्यारे बच्चों, इसे रेडियल जल निकासी प्रणाली कहा जाता है। तो हम अभी आपको बताने वाले हैं कुछ जल निकासी प्रणाली कौन कौन से, तो इसको अच्छे से देखिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो देखिए, नदियों के जल निकासी प्रणाली के जो प्रकार हैं इसको मैं आज समझा देता हूँ आपको। ये जो आपके प्रकार हैं इसको देख लीजिए कौन कौन से प्रकार हैं। तो पहला प्रकार है दुर्मिकाकृति जल निकासी प्रणाली। ये क्या होता है? पेड़ की शाखा जैसे दिखने वाली जल निकासी प्रणाली होती है। इसके उदाहरण में कौन आएगा? उत्तर का जो है उत्तरी मैदान की जितनी भी नदियां हैं इसकी सब जल निकासी प्रणाली कैसी है? दुर्माकृतिक है। ठीक है। रेडियल जल निकासी प्रणाली क्या होगी? ऐसी नदी जो पहाड़ी के शिखर से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है। उदाहरण के तौर पर अमरकंटक से उत्पन्न होने वाली नदियाँ। उदाहरण के तौर पर कौन सी? जो अमरकंटक से निकलने वाली नदियाँ होती हैं इनकी कैसी होती है जल प्रणाली? रेडियल निकासी जल प्रणाली होती है। जालीदार जल प्रणाली कौन सी है? तो देखिए जालीदार जल प्रणाली कौन सी है? नदी की प्राथमिक सहायक नदियाँ लगभग समकोण में मिलती हैं। अगर कोई ऐसी नदी उसकी सहायक नदी समकोण पर मिलती है इसे जालीदार जल निकासी प्रणाली कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर छोटे नागपुर क्षेत्र के जो भी छोटा नागपुर हिमालय नदी है वो सब क्या होती हैं? जालीदार जल निकासी प्रणाली है। अगला है केंद्रगामी जल निकासी प्रणाली। वह नदियाँ जो सभी दिशाओं में झील या अवनमन में अपने पानी का निर्वहन करती है उसे हम क्या कहते हैं? केंद्रगामी जल निकासी प्रणाली। जैसे उदाहरण के तौर पे लोकटक झील। तो ये इसको नोट कर डालिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी सिलेक्टिव है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न अगला हम लेकर के आए हैं आपके लिए। अगला प्रश्न है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल है। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल क्या है? तो आप जानते हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें जैविक और अजैविक घटक दोनों शामिल होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में कौन शामिल होता है प्यारे बच्चों? जैविक और अजैविक घटक दोनों शामिल होते हैं। प्यारे बच्चों, जैविक घटक क्या होता है? हम जैविक घटक की बात करें तो इसमें उत्पादक शामिल होता है। कौन शामिल होता है? उत्पादक शामिल होगा, उपभोक्ता शामिल होगा। ठीक है, उपभोक्ता शामिल होगा। और कौन शामिल होगा? अपघटक शामिल होगा। अपघटक शामिल होगा। ठीक है, इसमें ये शामिल होंगे। लेकिन अगर जो अजैविक घटक की बात करें, अजैविक में क्या शामिल होगा? जैसे वायु हो गया, जल हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, ये सब कैसे घटक हैं? अजैविक घटक हैं। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसमें दोनों होते हैं, जल वायु प्रकाश, यानी अजैविक घटक भी होते हैं जैविक भी होते हैं। जैसे उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक क्या होते हैं? जो अपना स्वयं भोजन स्वयं बना लेते हैं, जैसे आपके शैवाल वगैरह, ये सब क्या हैं? ये आपके उत्पादक हैं। उपभोक्ता कौन होते हैं? जो उन्हें खाते हैं, टिड्डा वगैरह जैसे हो गए। और इसी प्रकार से अपघटक कौन होते हैं? जो मिट्टी में मिलाते हैं। तो उपभोक्ता कई प्रकार के होते हैं, इसको जब कभी पढ़ाया जाएगा तो बता दिया जाएगा, तो इसको जान लीजिएगा। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक ये सारी चीज़ें होती हैं। इसमें पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल कौन है? जैविक और अजैविक घटक। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। मिश्रित खेती की मुख्य विशेषताएं इनमें से कौन सी हैं? चलिए आप लोग सही जवाब दीजिए इसका। मिश्रित खेती की मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं? चलिए मैं इसमें ऑप्शन दे रहा हूँ, आप जवाब दीजिएगा। नकदी फसलों और खाद्य फसलों दोनों की खेती, कि अगला ऑप्शन है एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों की खेती, या एक साथ पशुपालन और फसलों की खेती, या उपयुक्त में से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इसमें से आपको बताना होगा इसमें कौन सा सही जवाब है। तो इसमें जो आपका सही जवाब है, ऐसी खेती जिसमें आपकी क्या होती है? खेती भी हो और पशुओं को भी पाला जाए, इसी को हम मिश्रित खेती कहते हैं। यहाँ मिस पॉइंट होगा, बहुत से बच्चे सोचेंगे एक ही खेत में जो दो से अधिक फसल उगाए जाएँ, तो ये गलत जवाब है। इसका सही जवाब होगा 3 नंबर, ध्यान में रखते रहिएगा। अगला प्रश्न है आपका, पंजाब नेशनल बैंक फिनटेक इनोवेशन सेंटर स्थापित करने के लिए किस संस्थान के सहयोग करता है? चलिए इसमें देखिएगा आप अच्छे से, इसका जो सही जवाब होगा ये IIT कानपुर होगा। इसका सही जवाब कौन सा है प्यारे बच्चों? IIT कानपुर होगा। यानी पंजाब नेशनल बैंक फिनटेक इनोवेशन सेंटर स्थापित करने के लिए किस संस्थान के साथ सहयोग करता है? तो इसका नाम है IIT कानपुर। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस राज्य को भारत का फलों का कटोरा कहा जाता है? इसमें कुछ पॉइंट नोट कर डालिएगा अच्छे से। भारत में अगर हम पूछा जाए फलों का कटोरा किसे कहा जाता है, तो हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। फलों का कटोरा किसे कहा जाएगा?
हिमाचल प्रदेश को कहा जाएगा। और जो हिमाचल प्रदेश के इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1971 को। कब हुई थी? 25 जनवरी 1971 की हुई थी, जिसकी राजधानी शिमला है। ये आपका भारतीय फलों का कटोरा कहा जाता है। चलिए अब देख लीजिएगा, उत्तराखंड को क्या कहा जाता है, जम्मू कश्मीर को क्या कहा जाता है, केरल को क्या कहा जाता है, तो इसको भी देख लीजिए। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। उत्तराखंड को कौन सी भूमि कहा जाता है प्यारे बच्चों? देवभूमि। ये पूछ लिया जाए देवभूमि क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए काफ़ी तीर्थ स्थल हैं, हिंदू के तीर्थ स्थल बहुत ज़्यादा हैं, मंदिर बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए इसे देवभूमि कहा जाता है। जम्मू कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अगर आपसे पूछ लिया जाए धरती का स्वर्ग किसे कहा जाता है? धरती का स्वर्ग जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये अपने प्राकृतिक वैभव के लिए प्रसिद्ध है। आपको पता होगा वहाँ की जो पहाड़ियाँ बर्फ़ से ढकी रहती हैं, एक अद्भुत नज़ारा होता है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? धरती का स्वर्ग। अब आगे केरल को क्या कहा जाता है? प्यारे बच्चों, केरल को ईश्वर का अपना देश कहा जाता है। ईश्वर का क्या कहा जाता है? ईश्वर का अपना अपना देश कहा जाता है। ठीक है, ईश्वर का अपना देश क्यों कहा जाता है पूछ लिया जाए तो इसको ध्यान से सुनिएगा, कहा क्यों जाता है। क्योंकि ये सुंदर प्राकृतिक दृश्य यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। समुद्र के तट बहुत अच्छे से वहाँ दिखते हैं, नहर नदियाँ, इन सब प्राकृतिक अपने वातावरण के लिए उसे केरल को जो कहा जाता है ईश्वर का अपना देश। तो एक बार ध्यान से फिर से सुनिएगा, भारत में फलों का कटोरा किसे कहा जाता है? एचपी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एचपी को कहा जाता है। और पूछा जाए कि देवभूमि किसे कहा जाता है? उत्तराखंड को। और धरती का स्वर्ग किसे कहा जाता है? ये जम्मू कश्मीर को। और ईश्वर का अपना देश किसे कहा जाता है? केरल को। तो इतनी बात ध्यान में रखिएगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है आपका, रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो प्यारे बच्चों, रानी झांसी ट्रॉफी जो है ये आपकी क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। और हमें तमाम महत्वपूर्ण ऐसे ट्रॉफी है जो खेलों से संबंधित है, उनको हम बता दे रहे हैं। जैसे पहला है, देख लीजिए, फुटबॉल। फुटबॉल से जितने भी ट्रॉफी हैं प्यारे बच्चों, इसको आप ध्यान से कहीं किसी कॉपी में लिख लीजिएगा, आपके भविष्य में काम आएगा। बहुत से ऐसे एग्ज़ाम है जहाँ से ट्रॉफी वगैरह 1 नंबर के ज़रूर पूछे जाते हैं, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। एकदम जी जान लगा के मेहनत करिए, ताकि आने वाले समय में कोई भी ऐसा एग्ज़ाम हो जो आपका ना निकल सके। सभी बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे। अच्छा लगेगा तो लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, कमेंट भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। ये सारी चीज़ों को ध्यान से मेहनत करते हो। डेली वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करके और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका सहयोग, आपके लाइक कमेंट यहाँ से हमारे हौसला को और अफजाई करते हैं। इससे क्या होता है कि हम और आपके लिए अच्छे अच्छे प्रश्नों का संग्रह लेकर के आएंगे, मेहनत किया जाता है। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, फुटबॉल जो होता है, फुटबॉल में जो कप है देख लीजिए आप जानकारी के लिए। रोबर्स कप पूछा जाए तो फुटबॉल, बंदोदकर ट्रॉफी पूछा जाए तो फुटबॉल, जो देखा जाए मर्डेका जो कप पूछा जाए फुटबॉल, परिसंघ कप फुटबॉल, डीसीएम ट्रॉफी या डूरंड कप पूछा जाए फुटबॉल, बीसी राज ट्रॉफी पूछा जाए फुटबॉल, फीफा विश्व कप पूछा जाए तो फुटबॉल, जूल्स रिमेट ट्रॉफी पूछा जाए फुटबॉल, इंडियन सुपर लीग पूछा जाए फुटबॉल, कलिंग कप पूछा जाए फुटबॉल, संतोष ट्रॉफी पूछा जाए फुटबॉल, कैंची कप पूछा जाए फुटबॉल, सुब्रतो कप पूछा जाए फुटबॉल, सर आशुतोष ट्रॉफी मुखर्जी ट्रॉफी पूछा जाए फुटबॉल। अगला है टॉड मेमोरियल ट्रॉफी, बिट्टल ट्रॉफी, ये सब किससे हैं? फुटबॉल से। आपको फुटबॉल के अगर इतने ट्रॉफी आप ले लेते तो मैं दावा करता हूँ इससे बाहर का फुटबॉल का कोई ट्रॉफी नहीं आएगा। चलिए अगला देख लीजिए, बैडमिंटन में। प्यारे बच्चों, बैडमिंटन के ट्रॉफी जो 2-4 आप जानते होंगे, लेकिन मैं आपके लिए और ले आया। अगर पूछा जाए अमृत दीवान कप पूछा जाए तो बैडमिंटन, एशिया कप बैडमिंटन, चड्ढा कप बैडमिंटन, यूरोपीय कप बैडमिंटन, हरीला कप बैडमिंटन, इब्राहिम रहमतुल्लाह कप बैडमिंटन, चैलेंज कप बैडमिंटन, कोनिका कप बैडमिंटन, सोफिया कप बैडमिंटन, किटकरा कप बैडमिंटन, मलेशियाई ओपन बैडमिंटन, थॉमस कप बैडमिंटन, उबेर कप था जो है कब वो क्या होता है, ये महिला में दिया जाता है बैडमिंटन में, और थॉमस कप पुरुष में दिया जाता है बैडमिंटन में। इसको आप लिख लेंगे। मैं दावा करता हूँ बैडमिंटन से इससे ज़्यादा कप कोई बाहर का नहीं आ सकता। काफ़ी महत्वपूर्ण हम बनाए हुए हैं इस वीडियो को, आप लोग ध्यान अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा। अब क्रिकेट के बारे में देख लीजिए कौन कौन से कप हैं भैया। एसएच कप, एशिया कप, सीके नायडू कप, कुछ बिहार ट्रॉफी कप, देवधर का ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी, जिलेट कप, आईसीसी विश्व कप, आईपीएल इसी में दिया जाता है, ईरानी ट्रॉफी, जवाहरलाल नेहरू कप, रानी झांसी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, और दिया जाए रोहिंटन बरिया ट्रॉफी,
रोथमैंड कप और विजय हजारे ट्रॉफी। आप इतने ट्रॉफी को कभी पढ़े नहीं होंगे, मेरा दावा है इतने ट्रॉफी को जरूर लिख डालिएगा, ये क्रिकेट से हैं। चलिए मैं अगला जो है हॉकी से देख लेता हूँ। प्यारे बच्चों, हॉकी की कुछ ट्रॉफी है, मेनली देख लीजिए। उनको आगा खान कप कहाँ दिया जाता है? हॉकी। महाराजा रंजीत किसको दिया जाता है? हॉकी में। सिंह गोल्ड कप हॉकी में। ध्यानचंद ट्रॉफी हॉकी में। सुल्तान अजलान का सब कप कहाँ दिया जाता है? हॉकी में। बेल्स ट्रॉफी हॉकी में। स्टेनली कप कहाँ दिया जाता है? हॉकी में। सिंधिया गोल्ड कप कहाँ दिया जाता है? हॉकी में। बेलीगटन कप कहाँ दिया जाता है? हॉकी में। तो प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। मार्च 2021 में भारत और किस देश ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों को संभावित आपूर्ति सहित सैन्य हार्डवेयर पर सरकार से सरकार के बीच सौदों की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये फिलीपींस। कहाँ? भारत और किस देश? फिलीपींस देश ने। यहाँ के दोनों सरकारों ने क्या है, बीच में सौदे के लिए एक हस्ताक्षर किए हुए हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये करंट का प्रश्न है, मार्च 2021 में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस नदी पर भरतपुर नहर बनाया गया है? प्यारे बच्चों, जब पूछा जाए किस नदी पर, तो यमुना नदी पर भरतपुर जो है नहर बनाया गया है। अगला प्रश्न है आपका, रामचरितमानस रामायण पर डॉट डॉट एक प्रभावशाली रचना थी। प्यारे बच्चों, हर किसी बच्चे को पता होगा कि रामचरितमानस, देखिएगा कापी पेन जरूर आपके पास होने चाहिए। मैं इसके अतिरिक्त फैक्ट जरूर बताता रहता हूँ, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। रामचरितमानस रामायण किसकी है? तो ये आपको सबको पता होगा, गोस्वामी तुलसीदास की है। किसकी है प्यारे बच्चों? गोस्वामी तुलसीदास की है। इनका नाम और कौन सा था बचपन में? गोस्वामी रामबेला। क्या नाम था प्यारे बच्चों? गोस्वामी रामबेला। अगर पूछा जाए तुलसीदास का नाम और क्या था, तो गोस्वामी रामबेला था। ठीक। और अगर पूछा जाए इनका जो जन्मस्थली वो कहाँ है, ये यूपी ही है। और यूपी के अगर पूछा जाए, गंगा नदी के तट पर एक जो है सूकर खेत सोरो गांव है। सूकर खेत सोरो गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक। अगर पूछ लिया जाए आपसे, एक फैक्ट और पूछता है कि हनुमान चालीसा के जो है लिखने वाले कौन हैं, तो हनुमान चालीसा भी तुलसीदास जी ने ही लिखा है। ठीक। इनकी अन्य रचनाएं जान लीजिए, जैसे दोहावली हो गया, गीतावली हो गया, इनकी ही रचना है। जानकी मंगल, पार्वती मंगल इन्हीं की रचना है। वैराग्य संदीपनी इन्हीं की रचना है। साहित्य रत्न इन्हीं की रचना है। तो इनकी कई रचनाएं भी मैंने आपको बता दिया, कौन कौन सी? दोहावली, गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी, साहित्य जो है रत्न, ये सब किसकी रचना है? ये तुलसीदास की है। और रामचरितमानस भी तुलसीदास की है। इनका जन्म यूपी में ही हुआ है, गंगा नदी के तट पर सूकर खेत सोरो नामक गाँव में हुआ है। ठीक। हनुमान चालीसा भी इन्होंने ही लिखा है, रामचरितमानस भी इन्होंने लिखा है। प्यारे बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम आपके लिए। टेनिस में अप्रैल 2021 में मियामी ओपन का फाइनल अगर पूछा जाए किसने जीता? 2021 में जो मियामी ओपन फाइनल है किसने जीता? तो जानकारी के लिए आप देख लीजिए, इसको ह्यूबर्ट हरकज ने जीता हुआ है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता कितनी है? प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश की साक्षरता जानकारी के लिए बता दूं, ना तो 67% है, ना 68% है, ना 63 है। कितना है? 67.68 पॉइंट क्या है? 67.68% है। ठीक ना? 67.68%। ये भारत की जो है, अगर पूछा जाए कितना है, ये सारी चीज़ें नई जनगणना होने वाली है, फिर से नए डेटा आएंगे, लेकिन अभी जो एग्ज़ाम होने वाले वो पुराने डेटा 2011 की जनगणना ही काम आएगी। तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितनी है? तो सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। चलिए प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो प्यारे बच्चों, भारत के जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होते हैं, इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। ध्यान में रखिए कि कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। ठीक। अगला प्रश्न है आपका, बंगाल विभाजन, क्या प्यारे बच्चों, बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? तो चलिए बंगाल विभाजन के बारे में कुछ हम फैक्ट आज बता देते हैं। देखिए, बंगाल विभाजन हुआ कब था और किसने किया था? तो प्यारे बच्चों, बंगाल विभाजन जो हुआ था वो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसने? लॉर्ड कर्जन ने किया था। ठीक है। और 1911 में, कब? 1911 में अगर पूछा जाए, लॉर्ड हार्डिंग ने इसको हटा दिया था। क्यों हटा दिया था? बहुत विरोध, भारतीय लोगों ने बहुत विरोध किया था। और इसको किए क्यों थे? पूछ लिया जाता है, बंगाल विभाजन हुआ क्यों था? तो प्यारे बच्चों, जो हमारे देश में अंग्रेज आए थे, उनका पूरा यही काम था, फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो। इसी के लिए इन्होंने इस बंगाल का विभाजन 1905 में किया था।
इसमें जो कि इसकी जो घोषणा जो हुई थी, पूछ लिया जाता कभी कभी एग्जैक्ट डेट कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी, तो 20 जुलाई 1905 को हुई थी। और बंगाल विभाजन प्रभाव में कब आ गया था, ये 16 अक्टूबर 1905 को आ गया था। और फिर पूछा जाए इसका रद्द कब कर दिया गया, जब बहुत ज़्यादा इसका विरोध हुआ, इसका बंगाल विभाजन का कब खिलाफत किए हिंदुस्तानी, तो वहाँ पे क्या कर दिया गया, 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा इसका रद्द कर दिया गया। तो आपने इस फैक्ट को जान लिया। बंगाल विभाजन कब रद्द कर दिया गया, तो 1911 में। कब लागू किया गया, 1905 में। इतनी बात समझिए, किसने लागू किया, लॉर्ड कर्जन। किसने इसका रद्द कर दिया, लॉर्ड हार्डिंग। इतनी पॉइंट को याद रखिएगा बस। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी वचन पत्र की विशेषताएं हैं। वचन पत्र की कौन सी विशेषताएं हैं। वचन पत्र वाहक को देय होता है। वचन पत्र पर उचित स्टैंप ड्यूटी का भुगतान किया जाइए। वचन पत्र पेयी का नाम निर्दिष्ट करता है। तो प्यारे बच्चों, ये सारे ऑप्शंस बिल्कुल इसके सही हैं। चलिए अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष पूछ लिया जाए कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्यारे बच्चों, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई। किसकी इकाई है, दूरी की। और पूछ लिया जाए दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, तो ये पारसेक होती है। क्या होता है प्यारे बच्चों, पारसेक। दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, पारसेक होता है। कभी भी पूछ लिया जाए कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक। एक पारसेक में एक पूछा जाए कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, 3.26 लाइट ईयर होता है, यानी एक पारसेक में 3.26 लाइट ईयर होता है। सबसे बड़ा कौन होता है मात्रक दूरी का, तो प्रकाश वर्ष नहीं होता, पारसेक होता। कभी गलती मत करिएगा। और अगला पूछ लिया जाए उष्मा का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, तो उष्मा का सबसे बड़ा मात्रक प्यारे बच्चों क्या होता है, थर्म होता है। अगला पूछ लिया जाए कि द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक कौन होता है, तो ये क्या होता है, CHSL होता है, यानी चंद्रशेखर लिमिट होता है। ये सारी चीज़ें आप लोग थोड़ा सा सहयोग करिए, थोड़ा सा वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइबर ये सारे बढ़ जाते हैं बहुत जल्द। ये सारी चीज़ें विस्तार में लाइव क्लास के माध्यम से इसको विस्तृत किया जा सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रकाश दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, तो क्या होता है, पारसेक होता है। उष्मा का थर्म होता है। द्रव्यमान का क्या होता है, चंद्रशेखर सीमा होता है। अगर इतनी बातों को अच्छे से आप जान लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, हाँ ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान में रखिएगा, सुनिएगा। HBC बैंक की टैगलाइन कौन सी है। HBC बैंक कौन सा है, इसका टैगलाइन क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, भारत में पहला ATM देने वाला बैंक कौन सा, ये सारी चीज़ें आज जान लीजिएगा। तो पहला इसका सही ऑप्शन जान लीजिए कि जो HSBC बैंक है, कौन सा बैंक है प्यारे बच्चों, HSBC बैंक का टैगलाइन है द वर्ल्ड लोकल बैंक। ठीक, इसकी स्थापना 1853 में हुई थी। कब हुई थी प्यारे बच्चों, 1853, यानी बहुत पहले मुंबई में, नहीं उस समय जब वो बॉम्बे था, क्या था, जब उस समय मुंबई बॉम्बे हुआ करता था, तो 1853 में तब इसकी स्थापना हुई थी। अगर पूछ लिया जाए भारत में पहला ATM देने वाला बैंक कौन सा है, तो यही HSBC है। और ये 1987 में प्यारे बच्चों, कब, 1987 में इन्होंने अपना पहला ATM जो है भारत में लगाया हुआ था। यानी भारत को ATM देने वाला HSBC बैंक ही है। और भारत में यह भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है, इसके CEO प्रेजेंट टाइम पे सुरेंद्र ओसा जी हैं। तो HSBC बैंक के बारे में आपने क्या जाना, इसका टैगलाइन द वर्ल्ड लोकल बैंक है। इसकी स्थापना 1853 के बॉम्बे में हुई थी। पहला भारत में ATM देने वाला 1987 में ATM देने वाला कौन है, HSBC है। इसके जो CEO हैं ये सुरेंद्र ओसा हैं। ये किस रूप में भारत में काम करता है, भारत में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के रूप में कार्य करता है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है आपके लिए कि अप्रैल 2021 में यूपी में मुख्य जो है दिया गया, यूपी में उप लोकायुक्त के रूप में किसने शपथ ली। बताइए, सुनील गौड़ जी ने लिया, कि सुरेंद्र कुमार यादव जी ने लिया, कि यस रविंद्र भट्ट ने लिया, कि राजेंद्र मेमन ने लिया। तो प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब आप दीजिए, बताइए कौन, तो सुरेंद्र कुमार यादव जी ने लिया। अगर पूछा जाए अब इसमें अप्रैल 2021 में यूपी में उप लोकायुक्त के रूप में किसने शपथ ली, तो आपको जानकारी के लिए जान लीजिए, सुरेंद्र कुमार यादव जी ने लिया। कब लिए, 12 अप्रैल 2021 को। और इसका जो कार्यकाल होता है ये 8 वर्ष का होता है। उप लोकायुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है प्यारे बच्चों, 8 वर्ष का। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कभी भी पूछा जा सकता है। 2 और उप लोकायुक्त हैं, उनका नाम, एक का नाम है शंभू यादव, क्या नाम है, एक का नाम है शंभू, एक लोग का नाम है शंभू यादव, और दूसरे लोग का क्या नाम है, दिनेश कुमार सिंह। 2 और लोग हैं, ये पहले से थे, दिनेश कुमार सिंह। ये 2 और उप लोकायुक्त हैं। इसका पूछ लिया जाता है उप लोकायुक्त का जो कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 8 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पे किया गया था।
केंद्रीय सत्कर्ता समिति की जो है स्थापना किसके सिफारिश पे किया गया था? गोरवाला रिपोर्ट, कि कृपलानी समिति की सिफारिश पर, कि संथानम समिति की सिफारिश पर, कि भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है 3 नंबर, संथानम समिति की सिफारिश पर किया गया था। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आपका है, हाँ बहुत ही अच्छा प्रश्न आ गया। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो पारिस्थितिकी जो तंत्र शब्द है ये आपके टेंसले के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। काफ़ी पुराना प्रश्न है और काफ़ी जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन्होंने ही सबसे पहले पारिस्थितिकी शब्द का इस्तेमाल किया था। इसके पहले पारिस्थितिकी शब्द नहीं इस्तेमाल किया जाता था। इसके पहले बायोकैनोसिस नाम इस्तेमाल किया जाता था। क्या इस्तेमाल किया जाता था? बायोकैनोसिस, नोट कर लीजिएगा, बायोकैनोसिस नाम इस्तेमाल किया जाता था। और पारिस्थितिकी शब्द देने वाले कौन है? टेंसले जी है। अगला प्रश्न देखिए आ गया मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स का प्रश्न आ गया प्यारे बच्चों, इसको आप लोग लगाइए, ज़रूर लगाइए। बहुत सिंपल प्रश्न है। इसमें इसलिए देने का महत्वपूर्ण योगदान यही था कि काफ़ी छोटा, हमें उम्मीद है कि आप लोग आराम से लगा ले जाएंगे। और जो है क्या है इसका सही जवाब, कितने लोग लगा पाते हैं? बहुत से बच्चे इसको काफ़ी कठिनाई से लगाते होंगे, लेकिन प्यारे बच्चों इसका बहुत आसान होता है। सबसे पहले जो ये सही में लिखा गया होता है इसको जोड़ घटाव कर लीजिए। तो 12, 16, 28 हो गया। 28 से 18 गया, कितना बचा? 10 बचा। फिर प्लस का निशान लगाइए, ब्रैकेट लगाइए। फिर अब आपके अंदर में जो है 4/5 प्लस 1/3 माइनस 2/15, 2/15, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अभी आपका हो गया 10 प्लस लासा हो गया 15। अभी आपका 5 तिहाई 15 हो गया, 3 चौक 12 हो गया ऊपर, प्लस 3 पचे 15 हो गया, प्लस 15 यानी 2 हो गया। प्यारे बच्चों ऊपर कितना आ गया? एक बार फिर से देख लीजिएगा। 5 तिहाई 15, 3 चौक 12 हो गया, और ये 3 पचे 15 हो गया, तो यहाँ 5 हो गया। और ये कितना हो गया आपका? 15 एके 15, 2 हो गया, यानी 12, 5, 17, 2, 19। तो प्यारे बच्चों यहाँ जो जवाब हो गया गलत हमने जोड़ दिया, कहीं गलत शब्द लिख दिए। कितना कितना है? 12, 16, 18 घटाएंगे 10 आएगा, ठीक है। 4/5 प्लस 1/3 माइनस 2/15। एक बार फिर से इसका लासा गलत हम लोग ले लिए संभवतः, एक बार फिर से। तो जब इसको हम जोड़ दिए वो बाहर, तो ये कितना हो गया? 10 हो गया, 10 हो गया। प्लस अंदर में कितना बचा? 4/5 बचा, प्लस 1/3 बचा, माइनस 2/15 हो गया। एक बार फिर से आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। अब इसका जब लासा लेंगे तो लासा आएगा 15। कितना? 5 तिहाई 15, 3 चौक 3 बार गया, 3 चौक कितना हो गया? ये 12 हो गया। इतनी बात समझ में आई? फिर कितना हो गया? 3। अच्छा हम लोग वहाँ सही किए थे, ऐसा नहीं। 5 3 पचे 15 हो गया। यहाँ प्यारे बच्चों -2 था, हम लोग प्लस लगा दिए थे। 12, 5, 17 से 2 गया तो माइनस कितना हो गया? 2 गया तो 15 आ गया। और ये 10 प्लस था ही था, तो कितना आ गया? 10 प्लस 15/15 यानी 1, यानी इसका आंसर आ गया 11। वहाँ हम लोग माइनस की जगह प्लस कर दिए थे, इसलिए गलत हो गया। इसका सही जवाब कितना आ गया? 11। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, चलिए इसको करिए। बहुत सिंपल प्रश्न है, बिना कापी पेन चलाए हुए कर सकते हो। प्यारे बच्चों मैं मैथ के अच्छे अच्छे प्रश्न को लेकर के आऊँगा, लेकिन तब आएंगे जब आप लोग का सहयोग मिलेगा। तो लाइव क्लास के माध्यम से आपको मैथमेटिक्स पढ़ाया जा सकता है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ इसको लगाने का बिल्कुल बिना कापी पेन चलाए एकदम आखिरी पे चलते हैं हम लोग, यहाँ पर चलेंगे। इसका वर्गमूल क्या आएगा? 17 का वर्गमूल होता है 289, 17 आ गया। अब 17 को 64 में जैसे ही जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तुरंत आएगा 81। 17 को 64 में जोड़ेंगे क्या आएगा? 81। 81 का वर्गमूल फिर क्या आ गया? 9। अब यहाँ 1287 है, जब इसको 1287 में 9 को जोड़ेंगे तो यह आएगा 1296। क्या आएगा प्यारे बच्चों? और 1296 का वर्गमूल लेंगे, कितना आएगा? 36। बिल्कुल आसान जवाब है, बिना कापी पेन चलाए हुए है आप इसे ओरली कर सकते हो। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आ गया हिंदी, बहुत अच्छा हिंदी आ गया आपका, और हिंदी बताते चलिए। दिया गया है इसमें हिंदी आ गया जो कि निम्नलिखित में से कौन शब्द पुल्लिंग है? सबको पता होगा, पीतल, धुलाई, काया, इलायची। इसमें देखिए इलायची भी आपका स्त्रीलिंग है, काया भी है, धुलाई भी स्त्रीलिंग है, तो इन्हीं आपका सही जवाब कौन होगा? पीतल। पीतल प्यारे बच्चों पुल्लिंग है, इसे सब लोग पढ़ डालिए अच्छे से। अगला प्रश्न है, निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा? निश्चल का संधि विच्छेद, जो निश्चल होता है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो नी प्लस चल, ये आपका इसका संधि विच्छेद होगा। और पूछा जाए कैसी संधि है, तो प्यारे बच्चों ये संधि जो है विसर्ग संधि है। कैसी संधि है? तो विसर्ग संधि है।
चलिए अगला प्रश्न है आपका। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। दिया है निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए, उन विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सही अर्थ है। आंख भर आना। प्यारे बच्चों, आंख भर आने का सही अर्थ क्या होगा? उपेक्षा करना, कि आंसू आना, कि कतर आना, कि विस्मय होना। चलिए इसे सही जवाब दीजिएगा आप लोग, क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा आंसू आना। इसका सही जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों? आंसू आना। अगला प्रश्न है आपका। भवन शब्द का संधि कौन सा सही होगा? भवन जो होता है इसका जो सही शब्द होगा ये कौन सा होगा? तो चलिए मुझे बताइएगा कि भवन का जो संधि विच्छेद होगा प्यारे बच्चों, भो प्लस अन होगा। क्या होगा? भो प्लस अन होगा, यानी भो प्लस अन, ये इसका संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ ओ और आ मिल करके क्या बन जा रहा है? यहाँ ओ है और यहाँ आ है, ये मिल करके क्या बन जाएगा? औ बन जाएगा। अर्थात ये औ बन गया। और किसका उदाहरण है? ये अयाद संधि का उदाहरण है। तो यानी भवन में कौन सी संधि होगी? ये आपकी होगी अयाद संधि। इसका संधि विच्छेद होगा भो प्लस अन, जो कि ओ और आ मिल के औ बन जाएगा। इतनी बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, गोदान किसकी रचना है? प्यारे बच्चों, पूछ लिया जाए गोदान किसकी रचना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो गोदान रचना है ये प्रेमचंद जी की है। किसकी रचना है प्यारे बच्चों? ये प्रेमचंद जी की है। गोदान रचना किसकी है? प्रेमचंद जी की है। किसकी है? प्रेमचंद जी की है। अब आके हम आपके लिए और चलते हैं, इसमें कुछ और, ये आखिरी प्रश्न है, इसका हम थोड़ा सा व्याख्या कर देते हैं। प्रेमचंद्र की और रचना पूछा जाए तो कौन बताएंगे आप? प्रेमाश्रय, कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन, गोदान, सेवा सदन, निर्मला, मानसरोवर, ये सब रचनाएं किसकी हैं? प्रेमचंद जी की है। कौन कौन सी? एक बार फिर सुनिएगा, नोट कर डालिएगा। प्रेमाश्रय, कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन, गोदान, सेवा सदन, निर्मला, मानसरोवर, ये सब किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। प्यारे बच्चों, एक रचना आप जैनेन्द्र जी की बता दीजिए। जैनेन्द्र जी की रचना अगर पूछ लिया जाए, त्यागपत्र किसकी रचना है? त्यागपत्र किसकी रचना है? तो जैनेन्द्र की है। सुनीता किसकी रचना है? सुनीता आपकी किसकी रचना है प्यारे बच्चों? जैनेन्द्र की है। मुक्तिबोध किसकी रचना है? तो मुक्तिबोध जो है ये किसकी रचना है? ये भी जैनेन्द्र कुमार जी का ही है। अगला पूछेगा तो जैनेन्द्र का आप भी जान गए, कौन कौन? त्यागपत्र, सुनीता, मुक्तिबोध। बालकृष्ण का एक बता दीजिए। तो बालकृष्ण का एक देख लीजिए, नूतन ब्रह्मचारी। अगर पूछा जाए नूतन ब्रह्मचारी किसकी रचना है? नूतन ब्रह्मचारी किसकी रचना है तो आप क्या बताएंगे? तो ये आपकी किसकी रचना है? बालकृष्ण जी की है। नूतन ब्रह्मचारी होगी, चाहे रहस्य कथा हो गया। राधा कृष्ण जी की कोई रचना बता दीजिए। तो राधा कृष्ण जी की जो रचना है, धर्मालाप, पद्मावती, महाराणा प्रताप, ये सब क्या है? निसहाय हिंदू, ये सब राधा कृष्ण जी की रचना है। कौन कौन सी? धर्मालाप, पद्मावती, महाराणा प्रताप, निसहाय हिंदू, ये सब किसकी है? राधा कृष्ण की है। बालकृष्ण की 2 रचना मैंने बताया, नूतन ब्रह्मचारी और रहस्य कथा। जैनेन्द्र कुमार जी की मैंने रचना बताया, त्यागपत्र, सुनीता और मुक्तिबोध। गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद की। प्रेमचंद की रचनाएं कौन सी है? प्रेमाश्रय, कर्मभूमि, रंगभूमि, गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, मानसरोवर, ये सब रचनाएं किसकी है प्यारे बच्चों? ये सब आपकी मुंशी प्रेमचंद जी की है। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अगर अच्छा लगा हो तो अपना प्रतिक्रिया ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।